Hello everyone, welcome to all of you in your N Excellent coaching classes, and in my today's video I will going to explain you two important topics that are types of demand function and normal goods and inferior goods. Although I have told you inferior goods before also, but in my today's video I will going to explain you what is the basic difference between normal goods and inferior goods. So let us proceed with our video. आज हम क्या क्या पढ़ेंगे, एक बार प्रीफेस देख लेते हैं. आज हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ डिमांड. डिमांड क्या होती है उसकी इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे. ये तो मैंने वैसे आपको बता रखे, फिर भी एक बार रिवाइज करवा दूंगी मीनिंग ऑफ डिमांड. सबसे इंपॉर्टेंट जो आज का टॉपिक होगा वो होगा डिमांड फंक्शन और इंडिविजुअल डिमांड, मार्केट डिमांड्स और उसके डिटर्मिनेंट्स. ये जो हमारे इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड होते हैं, डिमांड फंक्शन के ही काइंड्स होते हैं. दे आर द काइंड्स ऑफ डिमांड फंक्शंस ओनली. और ये इसके डिटर्मिनेंट्स भी आज मैं आपको बताऊंगी. सो लेट्स स्टार्ट. देखो बच्चों, सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं कि डिमांड फंक्शन क्या होता है, डिमांड क्या होता है, चलो पहले मैं यही बता देती हूँ. डिमांड होती है मांग, वो चीज़, वो गुड्स, वो सर्विसेज जो एक कंज्यूमर वांट करते हैं, कंज्यूमर मांगता है, एक कंज्यूमर बाय करता है, विलिंग टू बाय करता है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में. ये वो गुड्स होते हैं जिनको एक कंज्यूमर मांगता है, जिनकी एक कंज्यूमर लेने की कैपेबिलिटीज़ रखता है एक पर्टिकुलर स्पैम ऑफ टाइम में, एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में. ये मैं आपको ऑलरेडी भी बता चुकी हूँ. तो अब डिमांड फंक्शन क्या होता है, अगर डिमांड के साथ फंक्शन ऐड हो जाए तो वो क्या होता है. तो जो हमारा डिमांड फंक्शन होता है वो उन सब चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है. ये मैंने अपने स्लाइड्स में मेंशन नहीं किया, मतलब इसके डेफिनेशन मैं आपको ओरली बता रही हूँ. यू कैन राइट इट बाय योर ओन. कि डिमांड फंक्शन कैन बी डिफाइंड एज द रिलेशन बिटवीन द डिमांड as well as the determinants of demands. दोबारा बोलूँ, demand function can be defined as the relation between the demand as well as the determinants of demand. अब इसे समझाती हूँ मैंने क्या कहा, ये अपने नोटबुक में नोट डाउन करना. डिमांड फंक्शन हमारा डिमांड के बीच में यानी मांग के बीच में और उसके डिटर्मिनेंट्स. डिटर्मिनेंट्स मतलब हम कैसे मेज़र कर सकते हैं डिमांड को. हाउ कैन वी मेज़र आवर डिमांड इन डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम, मतलब अलग अलग जगह पे अलग अलग कंडीशन में हम अपने डिमांड को कैसे मेज़र कर सकते हैं. उसका जो रिलेशन होता है वो डिमांड फंक्शन कहलाता है. देखो डिमांड ना, मांग एक सिंगल चीज़ से अफेक्टेड नहीं होती. जैसे हम ये नहीं कह सकते कि डिमांड हमारी सिर्फ एक पर्टिकुलर चीज़ से अफेक्टेड है, या अगर मुझे सिर्फ सपोज कर मेरी इनकम ज़्यादा है तो मैंने ये गुड्स खरीद लिए, मेरी इनकम कम है तो मैंने ये कर दिया. ऐसा नहीं होता. इनकम को कंसीडर करने का दो पैरामीटर्स में जो हमारे ग्रेट इकोनॉमिस्ट्स थे उन्होंने बांट रखा था, जो कि था हमारे इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन और मार्केट डिमांड फंक्शन. तो कहने का मतलब ये है, ये सारे डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड होते हैं. तो डिमांड फंक्शन जो हमारा रिलेशनशिप हुआ वो हुआ एक तो डिमांड के बीच में और दूसरा इन्हीं सब डिटर्मिनेंट्स के बीच में. कौन कौन से होते हैं? प्राइस ऑफ प्रोडक्ट, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, कंज्यूमर्स इनकम, कंज्यूमर्स टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर, कंज्यूमर एक्सपेक्टेशंस, डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट, पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम. इस चार्ट को बिल्कुल इसी तरह सेम ऐसे बॉक्सेस वाइज अपनी नोटबुक में बनाना, बिकॉज जब आप अपने एग्जामिनेशन में वेदर इट विल बी और ऑफलाइन और ऑनलाइन मोड, जब आप इसे लिखोगे देन टीचर विल गेट इम्प्रेस्ड, बिकॉज फ्लो चार्ट एक्सप्लेनेशन इज मच बेटर देन राइटिंग द होल पैराग्राफ्स. पूरे पैराग्राफ्स में लिखने से बहुत ज़्यादा इफेक्टिव और बेटर वे होता है आपके फ्लो चार्ट में रिप्रेजेंट करने का. तो इनको अपनी नोटबुक में लिखना. क्या होता है मैं आपको अभी बताती हूँ. तो आपका डिमांड फंक्शन तो समझ आ गया ना. डिमांड फंक्शन हमारा रिलेशन हो गया डिमांड के बीच में और इन्हीं सभी डिटर्मिनेंट्स के बीच में. ठीक है बच्चों. जो हमारा डिमांड फंक्शन होता है वो दो भागों में, दो पार्ट्स में डिवाइड होता है. एक इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन और दूसरा मार्केट डिमांड फंक्शन. ये दोनों क्या होते हैं हम समझते हैं. पहले इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन समझते हैं. देखो इंडिविजुअल डिमांड और इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन,
जो हमारा इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन शोज करता है हमारे रिलेशनशिप, शोज हाउ डिमांड फॉर अ कमोडिटी डिमांडेड बाय इंडिविजुअल कंज्यूमर इन द मार्केट। मतलब एक इंडिविजुअल कंज्यूमर की मार्केट में चीज़ों को मांग करने के कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं। जैसे मैं पर्सनली कोई गुड्स बाय करना चाहती हूँ, उनकी डिमांड करना चाहती हूँ, तो एक पर्टिकुलरली मेरे द्वारा कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स को मद्देनज़र रखा जाएगा जिसके बाद मैं अपनी परचेज़ को आगे बढ़ाऊँगी। मतलब सपोज़ करो मुझे मोबाइल ख़रीदना है, तो मोबाइल ख़रीदने के लिए मेरे दिमाग में वो कौन कौन से फैक्टर्स होएंगे जिन्हें मैं अपने दिमाग में मद्देनज़र रखूँगी, जिसके बाद मैं अपना फ़ोन, अपना हैंडसेट, अपना मोबाइल लेके आऊँगी। सपोज़ करो अब मैं को पहला फैक्टर क्या होगा, ऑफ कोर्स प्राइस होगा। मेरी जितनी इनकम है, जितनी मेरी प्राइस होगी, जितना मैं अफोर्ड कर सकती हूँ, जितनी मेरी पॉकेट सूट करती है, मैं उस अकॉर्डिंग अपने प्राइजेस लेके आऊँगी। ठीक है, उस अकॉर्डिंग मैं अपनी खरीदूँगी। ऐसा तो नहीं है कि मैं 5 लाख का फ़ोन खरीद लूँगी, और ऐसा भी नहीं है मैं 5,000 का खरीद लूँगी। आई कैन बाय अप टू 25,000 30,000 तक मैं खरीद सकती हूँ। तो करंटली की बात कर रही हूँ, तो ये पहला तो मेरा हो जाएगा प्राइस, जो कि मैंने आपको इसमें भी बताया था। देखो फर्स्ट होता है प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, फिर हमारे और भी फैक्टर्स होते हैं, वो मैं भी आपको बताती हूँ। लेकिन इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन हमारा डिमांड ऑफ अ कमोडिटी डिमांडेड बाय एन इंडिविजुअल कंज्यूमर। मतलब आप ये लिखो, इट इज़, मैं जो बोल रही हूँ उसे भी लिखना, इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन इज़ अ process which consider the factors concerning about an individual which he will keep in mind while doing the purchase of the goods। वो सारे फैक्टर्स जब एक इंडिविजुअल पर्सन अपने दिमाग में मद्देनज़र रखेगा अपनी परचेज को प्रोसीड करने के लिए या अपने गुड्स को बाय करने के लिए मार्केट से। ठीक है, ये बेसिकली हमारे होते हैं dx इज इक्वल टू एफ ऑफ पी एक्स पी आर वाई टी ई। ये क्या होता है मैं अभी आपको एक्सप्लेन करती हूँ। देखो इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन का ये इक्वेशन, इसे कहते हैं इंडिविजुअल डिमांड इक्वेशन, इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन इक्वेशन। जैसे क्यू डी क्वान्टिटी डिमांडेड इज इक्वल टू एफ ऑफ पी एक्स आई पी आर टी ए। अब इसमें क्या होता है, पी एक्स होता है ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी या ओन प्राइस ऑफ द गुड्स। जैसे अगर मैं फ़ोन लेने जा रही हूँ, अगर मैं रेडमी का फ़ोन रेडमी नोट 8 10 लेने जा रही हूँ या रेडमी नोट 8 प्रो लेने जा रही हूँ, तो अगर उसके 17,000 है तो मैं वो देखूँगी। अगर रियलमी के 20,000 है तो मैं वो देखूँगी। मतलब जितने सबसे पहला जो फैक्टर होता है इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन में वो होता है प्राइस, ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। मतलब आपकी कमोडिटीज़ का प्राइस कह लो, या फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे देख लो प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। जो प्रोडक्ट आप खरीदना चाहते हो उसका कितना प्राइस है, पहला तो ये फैक्टर हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमने पढ़ा था एफ इज इक्वल टू पी एक्स, तो पी एक्स हो जाएगा हमारा प्राइस ऑफ द गुड्स। सेकेंड हो जाएगा आई होता है इनकम ऑफ द इंडिविजुअल। वही बात मैंने अभी आपको पहले भी बता दी थी, इनकम कितनी होती है, ये किस इनकम ग्रुप में कोई बंदा कितने के काम कर सकता है। हर पर्सन वही परचेज करेगा मार्केट से जो उसकी पॉकेट सूट करती है। तो अगर उसकी पॉकेट 10,000 के गुड्स को सूट करती है तो वह 10 का बाय करेगा, 20 का नहीं करेगा। ठीक है, ये इनकम ऑफ द गुड्स यहाँ पे भी है, और ये थर्ड पॉइंट यहाँ पे भी है कंज्यूमर्स इनकम। मैं साथ के साथ ये चार्ट एक्सप्लेन कर रही हूँ। फिर थर्ड है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स का मतलब होता है रिलेटेड मतलब उसके जैसे गुड्स। अगर मैं रेडमी का फ़ोन लेने जा रही हूँ और मुझे शॉपकीपर कहता है कि आप ना ओप्पो का देख लो या वीवो का देख लो, वो भी जो आपके फीचर्स है वो उन्हें भी फुलफ़िल करेगा, आपके उन डिमांड को भी फुलफ़िल करेगा, तो हो सकता है मैं अपना माइंड चेंज कर लूँ, मैं ओप्पो का ले लूँ या मैं वीवो का ले लूँ। तो रिलेटेड गुड्स होते हैं उसके साथ के गुड्स। ऐसे सपोज करो कोई एप्पल ख़रीदने गया है तो उसको ऑरेंज भी अगर पसंद आ जाए या उसको बनाना भी पसंद आ जाए या उनके रेट कम हो वो उन्हें खरीद लेगा। तो प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स होते हैं जो गुड्स उसके सिमिलर होता है। अब ये तो हो नहीं सकता कि फ्रूट्स का कंपैरिजन है मोबाइल से करेंगे, मोबाइल की कंपनी के में उसका डिस्टिंग्विश होएगा और फ्रूट्स में होगा। तो जो हमारा थर्ड पी आर होता है मतलब एफ, और एफ क्या होता है, क्यू डी हो गई क्वांटिटी डिमांड, एफ हो गया हमारा फंक्शन। ऊपर देखो ये जो ऊपर मैंने इक्वेशन बनाई थी ना, तो क्यू डी हो गया हमारे क्वांटिटी डिमांड, एफ हो गया हमारा फंक्शन, पी एक्स हो गया प्राइस ऑफ ओन गुड्स या प्राइस ऑफ द कमोडिटी, आई हो गया इनकम ऑफ इंडिविजुअल, पी आर हो गया प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। अब टी होता है टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ इंडिविजुअल कंज्यूमर। ये यहाँ पे भी आपका कंज्यूमर टेस्ट एंड प्रेफरेंस
अब इसमें टेस्ट में ये नहीं होता स्वाद। अब ऐसा कोई फ़ोन को खा के तो देखेगा नहीं वो कैसा है। टेस्ट एंड प्रेफरेंस का मतलब ये होता है, देखो कोई बंदा क्या चीज़ लेने जाता है, जैसे ड्रेस है, किसी लड़की ने देखा हाँ इस लड़की ने सुंदर सा गाउन पहना, अरे मैं भी इसके जैसे ही गाउन लूँगी। तो जिसे हम फैशन कहते हैं, जिसे हम ट्रेंड कहते हैं ना ट्रेंड के साथ जा रहा है ये बंदा, तो जिसका जैसा फैशन होगा, जो जैसी चीज़ चाहता होगा वैसा गुड्स अगर वो खरीदता है या उस अकॉर्डिंग अगर वो गुड्स खरीदता है, वो हमारी कंज्यूमर टेस्ट या कंज्यूमर हमारी प्रेफरेंस आती है। कंज्यूमर टेस्ट या प्रेफरेंस हमारे इंडिविजुअल की ऐसे अफेक्ट होती है क्योंकि वो जब और लोगों को उसी चीज़ को लेते हुए या ना लेते हुए देखता है। किसी की कहते हैं ना अरे मार्केट वैल्यू बहुत डाउन हो गई इसकी, आजकल तो ये ओल्ड फैशन हो गया, कहते हैं ना प्लाजोज आर सो यस्टरडेज, एक ऐड था ना। तो ऐसे ही ये सारी चीज़ों को जो ट्रेंड चलता है उसके अकॉर्डिंग भी हमारे कंज्यूमर गुड्स को बाय और सेल कर सकते हैं। ठीक है बच्चों। फिर लास्ट होता है जो हमारा एफ ब्रैकेट PXI PRT और ए होता है एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस मेड बाय द प्रोड्यूसर ऑफ द कॉमोडिटी। इसका मतलब होता है एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस। आप बताओ आपको कैसे पता चलेगा कि नई मोबाइल की कंपनीज आई है, आपको कैसे पता चलेगा कि नए गुड्स आए हैं, आपको कैसे पता चलेगा कि इस कंपनी ने अपने न्यू मॉडल लॉन्च किया, गाड़ी का मॉडल लॉन्च किया, मोबाइल का मॉडल लॉन्च किया, हाउ डू यू बी एबल टू नो दैट, आपको कैसे पता चलेगा? एडवर्टाइजमेंट देख के। आजकल तो सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे और या आपके फेसबुक पे, इंटरनेट पे, अमेज़ॉन पे और टीवी पे, इन सब पे, ब्लॉग्स पे आपको देख के पता चलता है ऐड। तो आपका जो एक पैसा जितना एक प्रोड्यूसर एडवर्टाइजमेंट करने में लगाता है वो फैक्टर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कंसीडर करने के लिए, बिकॉज एडवर्टाइजमेंट ही एक पर्सन को हेल्प करता है गुड्स एंड सर्विसेज को बाय करने के लिए, गुड्स एंड सर्विसेज को ख़रीदने के लिए। क्योंकि जितना अच्छा और इफेक्टिव एडवर्टाइजमेंट होगा एक पर्सन उतना ही अच्छा गुड्स लेने के लिए विलिंग करेगा, उतना ही ज़्यादा वो चाहेगा कि वो गुड्स को खरीदे। अब आप क्या सोच रहे हो, आप सिर्फ ये ऐसे लिख लोगे नाम बिल्कुल नहीं। मैंने इसको भी और इस चार्ट को भी एक्सप्लेन किया है। इनको मैंने हिंदी में क्या, आप इंग्लिश में अपने आप एक्सप्लेन करके अपनी कॉपी में लिखोगे। और स्टूडेंट्स देखो स्टार्टिंग से 1 2 3 4 5 मतलब स्टार्टिंग से ये 5 तक, ये 5 आपके इंडिविजुअल डिमांड के डिटर्मिनेंट्स है। ये डिटर्मिनेंट्स मैंने आपको ओवरऑल बताया। तो ये जो शुरुआत के 5 है, प्राइस ऑफ प्रोडक्ट, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, कंज्यूमर्स इनकम, कंज्यूमर टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस और एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर, ये आपके डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंडिविजुअल डिमांड है। इसे आप लिखना अपनी नोटबुक में और एक्सप्लेन करके, इनकी हेडिंग तो यही होगी, इनके अंदर का आप खुद एक्सप्लेन करके लिखोगे, बिकॉज मैंने एक भी पॉइंट ऐसा नहीं है जो मैंने छोड़ दिया हो। ठीक है। और ये जो बचे हुए हैं 1 2 3 4 कंज्यूमर्स एक्सपेक्टेशन, डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट, पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम, ये आपके मार्केट डिमांड फंक्शन है। उसके बारे में भी अभी बात करते हैं। ठीक है। होपफुली तो आपको इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन और उसके डिटर्मिनेंट समझ आ गए होंगे। अब देखते हैं हम मार्केट डिमांड फंक्शन। मार्केट डिमांड फंक्शन हमें बताता है क्वांटिटी ऑफ अ गुड्स ऑल कंज्यूमर इन अ मार्केट आर विलिंग टू बाय इज अ फंक्शन ऑफ वेरियस फैक्टर्स। वो सब कंज्यूमर्स, वो सब बंदे, वो सब इंसान जो मिलके कुछ फैक्टर्स के द्वारा गुड्स को परचेज करने के लिए विलिंग होते हैं, उसे हम मार्केट डिमांड कहते हैं। इंडिविजुअल डिमांड में तो एक पर्सन की इनकम, एक पर्सन की टेस्ट, एक पर्सन की चॉइस, एक पर्सन का प्राइस अफेक्ट करता है। बट इसमें मार्केट डिमांड, एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो, इसमें बहुत सारे लोगों की इकट्ठी डिमांड को कंसीडर किया जाता है। इसकी इक्वेशन होते हैं क्यू डी इज इक्वल टू क्यू, ये नहीं, ये वाली इक्वेशन आप मत मानो, मैं अभी आपको इसके डिटर्मिनेंट्स बताती हूँ, आप उससे ही बना लेना। इसका देखो, इसका पहला होता है कंज्यूमर्स एक्सपेक्टेशन। कंज्यूमर्स एक्सपेक्टेशन का क्या मतलब होता है, एक कंज्यूमर कितना एक्सपेक्ट करता है मार्केट से, कंज्यूमर से। मतलब अगर कहते हैं ना कंज्यूमर इज़ द किंग ऑफ मार्केट, एक कंज्यूमर जितना चीज़ें मांगता है अगर आप उसे उस अकॉर्डिंग चीज़ें देते हो देन वेल एंड गुड। इफ़ एक कंपनी उसे देने में नहीं सक्सेसफुल होती देन इट विल नॉट बी एबल टू अफोर्ड या गेट द ट्रस्ट ओवर दैट कंपनी, वो उस कंपनी का ट्रस्ट नहीं गेन कर सकती। फिर डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट, अभी आप सिर्फ नाम ही लिख लेना बिकॉज ये आपका अभी नहीं आएगा, ये आपका 12th का कॉन्सेप्ट है, तो अभी सिर्फ आप इसका नाम लिख लेना।
थर्ड है पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। इसमें ये होता है इंडिया जैसी एक वाइडली स्प्रेड कंट्री, जो इतनी बड़ी कंट्री है, जो सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ द होल वर्ल्ड है, इसमें फर्स्ट इज चाइना एंड सेकंड इज इंडिया, तो वो कोई प्रोडक्ट बनाती है तो उसकी कंपनी के पास काफ़ी बेहतर स्कोप होता है उस गुड्स को कंसीडर करने का, उस गुड्स को अपने पास रखने का, उस गुड्स को बेचने का। लेकिन आप बताओ कोई छोटी छोटी कंट्रीज होती है वो कितना बेच लेगी, बहुत कम। तो पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री इसलिए इफेक्ट करती है क्योंकि वो डिमांड ऑफ द गुड्स को बढ़ाती है। जितनी बड़ी आपकी कंट्री होगी उतनी ज़्यादा डिमांड होगी गुड्स की, और जितनी छोटी आपकी कंट्री होगी उतनी डिमांड ऑफ गुड्स कम होगी। ठीक है बच्चों, यही लिखना कॉपी में। नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम भी वैसे तो आपका 12th का कॉन्सेप्ट है, बट ये मैं आपको थोड़ा बहुत बता देती हूँ। नेशनल इनकम होती है वो इनकम जो सामूहिक तौर पे ग्रुप में सब लोगों के मिला के बनती है, मतलब वन टू ऑल, जब सारे लोगों को मिला के जो इनकम बनती है वो हम नेशनल इनकम कहलाती है। नेशनल इनकम हर एक पर्सन की इनकम को जोड़ के बनता है जो अबव 18 ईयर्स कुछ कमाता है। तो नेशनल इनकम जितनी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा डिमांडिंग पावर होगी, क्योंकि तभी तो कहते हैं इंडिया क्या है, इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है। कुछ हमारी डेवलप्ड कंट्रीज़ भी होती है, कुछ हमारी अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ भी होती है। तो जितनी बेहतर नेशनल इनकम होगी एक कंट्री की, उतनी ही बेहतर एक डिमांडिंग पावर होगी कंट्री की। ठीक है, तो ये आपके 4 आपके मार्केट डिमांड के फंक्शंस या डिटर्मिनेंट्स थे, और ये 5 आपके इंडिविजुअल डिमांड्स के थे। होपफुली सो आपको समझ आ गया होगा। मार्केट डिमांड फंक्शन लिखना, ये इसके फैक्टर्स लिखना, और इन्हें एक्सप्लेन, सबको एक्सप्लेन आप करोगे। ठीक है, तो डिमांड फंक्शन मेरा आज खत्म हो गया। बस मैं आपको एक आज का टॉपिक और बता देती हूँ, नॉर्मल गुड्स और इन्फीरियर गुड्स। कितने अच्छे से मैं स्लाइड्स तैयार करती हूँ। नॉर्मल गुड्स, इन्फीरियर गुड्स मैंने आपको कल ही बताया था। इन्फीरियर गुड्स हमारे गिफन गुड्स भी कहलाते हैं। इन्फीरियर गुड्स वो गुड्स होते हैं जब इनकम बढ़ती है तो उसकी डिमांड कम हो जाती है, क्योंकि ये इनकम और डिमांड का रिलेशन बताते हैं। और जब आपकी इनकम डिक्रीज होती है तो इनकी डिमांड इंक्रीज होती है, घटिया क्वालिटी के गुड्स की। और नॉर्मल गुड्स हमारे सिंपल जो गुड्स होते हैं वही होते हैं, उनमें अगर हमारी इनकम बढ़ती है तो उनकी डिमांड बढ़ती है, ये पॉजिटिव रिलेशन होता है इनका। और इनकम कम होती है तो इनकी डिमांड भी कम होती है नॉर्मल गुड्स की। अब आप इसमें कंफ्यूज मत हो जाना नॉर्मल गुड्स और लॉ ऑफ डिमांड में। लॉ ऑफ डिमांड में प्राइस और डिमांड का रिलेशन होता है, और इन्फीरियर और नॉर्मल गुड्स में इनकम का रिलेशन होता है। ठीक है बच्चों, बस यही लिख लेना, इसमें ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं, छोटा सा एक टॉपिक था। तो माय डियर स्टूडेंट्स, होपफुली सो आपको इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन, मार्केट डिमांड फंक्शन, उसके डिटर्मिनेंट्स, नॉर्मल इन्फीरियर गुड्स का एक टॉपिक और इसके डिटर्मिनेंट समझ आ गए होंगे। डिटेल्ड में अपनी कॉपी में लिखना, समझा मैंने सारा दिया, जितना कहा था उतना समझा दिया आज के प्रीफेस में, और साथ ही साथ मैंने एक एक्स्ट्रा टॉपिक भी समझा दिया, इन्फीरियर और नॉर्मल गुड्स। आई होपफुली सो कि आपको ये सब कुछ समझ आ गया होगा, और फिर भी कोई डाउट होता है तो आप वो मेरे से तो कभी भी पूछ ही सकते हो, पूछ लेना। और इसे अपने नोटबुक में नोट डाउन करना, डिटेल नोट्स बनाना, सुंदर सुंदर नोट्स बनाना, फ्लो चार्ट वाइज ही बनाना। ओके, मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड थैंक यू सो मच।